हम देख रहे थे ऑटो चक्र। ऑटो चक्र में, ऑटो चक्र का मतलब क्या होता है? 4 आघातों पर जो काम करता है आपका ऑटो इंजन, उसका यदि हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो वही क्या कहलाता है? ऑटो चक्र कहलाता है। तो यदि हम पीवी आरेख बनाएं इसका, तो इस प्रकार बनेगा आपका। इस प्रकार का ग्राफ प्लॉट होगा। मान लीजिए ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है आघात की। यहाँ पर आयतन मान लीजिए V1 है, B पर आयतन V2 है, A पर ताप T1, T2, यहाँ पर T3 और यहाँ पर आपका T4 है। इस स्थिति में आपका चक्र से A से B, B से C, C से D और D A, इस प्रकार आपका चलेगा। यहाँ पर क्या है? रुद्धोष्म, और यहाँ पर आपका रुद्धोष्म जीवी हो रहा है। अब यदि हम इसमें निकालना चाहें इसकी दक्षता, इंजन की दक्षता, इंजन की दक्षता का सूत्र क्या है? दक्षता बराबर क्या होता है? किया गया लाभकारी कार्य, किया गया लाभकारी कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा। तो किया गया कार्य यदि W है और अवशोषित ऊष्मा आपका यदि क्या है? Q2 है। Q1 है। तो इस स्थिति में W अपान क्या हो जाएगा? Q1। चूंकि आपका ऑटो चक्र में क्या हो रहा है? जो भी कार्यकारी पदार्थ है वो पुनः अपनी पूरा चक्र कंप्लीट होने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ रहा है। अतः ये क्या है? आपका एक प्रकार का चक्रीय प्रक्रम हुआ। तो चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। अतः W इक्वल टू क्या होता है? आपका सूत्र W इक्वल टू क्या होता है? Q1 माइनस Q2 अपान Q1, ये होता है। तो आपका कितना आ गया? ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपान Q1, इक्वेशन 1, ये आ गया आपका। अब हम देखते हैं दो कंडीशन को लेके चलते हैं। पहला आपका देखिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे BC कंडीशन। कौन सी कंडीशन? इस वक्र में BC। तो BC वक्र BC में, BC में आपका यहाँ पर देखिए आयतन क्या रहता है? V2 रहता है। और BC कंडीशन कौन सी होती है? जब आपका जो गैस का ताप है 600 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है और दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस स्थिति में स्पार्किंग होती है और चिंगारी निकलती है, जिसके कारण क्या होता है? उसका ताप बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2000 अंश सेंटीग्रेड, और आयतन आपका उतना ही रहता है। तो इस स्थिति में आपका क्या है? आयतन स्थिर है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? दाब और ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए यदि गणना करना चाहें तो स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा
यदि CV है तो आपका स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? CV है। तो इस कंडीशन में Q1 यहाँ पर अवशोषित ऊष्मा Q1 बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा का? NS डेल T, ये होता है MS डेल T या NCV डेल T, ये सूत्र होता है अगर विशिष्ट ऊष्मा के रूप में लें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? N की जगह यदि 1 ले तो CV डेल T, ताप में परिवर्तन कितना हो रहा है? T2 से कितना हो रहा है आपका यहाँ पर? T3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2, इक्वेशन 2। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन वक्र कौन सा आपका? DA में यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? जब रुद्धोष्म प्रसार हो जाता है उसके बाद क्या होता है? ताप पुनः आपका T1 हो जाता है और आयतन आपका प्रारंभिक आयतन V1 के बराबर हो जाता है। तो इसमें भी आपका आयतन स्थिर है, अतः स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा CV है। तो हम कौन सा कंडीशन देख रहे हैं? DA कंडीशन। तो उस स्थिति में आपका दी गई वायुमंडल को दी गई ऊष्मा कितना है? Q2। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? Q2 बराबर पुनः सूत्र NCV डेल T से आपका N की जगह 1 ले तो CV डेल T। तो CV डेल T कितना है? ताप में परिवर्तन कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? T4 था, तो ताप में परिवर्तन कितना हुआ? T1। तो आपका कितना हो जाएगा? T4 माइनस T1। इधर साइड में आप सूत्र भी लिख सकते हो। Q इक्वल टू आपका क्या होता है? एक तो किस रूप में होता है? MS डेल T के रूप में होता है एक सूत्र, और इसी में यदि हम विशिष्ट ऊष्मा के रूप में लें तो S की जगह क्या आ जाता है? CV आ जाता है। डेल T ये वाला पद हो गया, M आपका 1। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया आपका? कौन सा नंबर है इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन थर्ड। अब Q1 Q2 का मान निकल गया। अब ईटा के सूत्र से समीकरण 1 से ईटा इक्वल टू क्या है आपका? 1 माइनस Q2 का मान समीकरण 3 से कितना आया? CV T4 माइनस T1। और Q1 का मान कितना आया है समीकरण 2 से? CV कितना आया है? कितना आया था आपका? T3 माइनस T2, ये आया था समीकरण 2 व 3 से। मान रखने पर आपका इतना मान आ गया। CV से CV कैंसिल हो गया, तो आपका ईटा इक्वल टू आया 1 माइनस T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4। इससे अब हम ग्राफ में देखते हैं रुद्धोष्म प्रसार और संपीड़न की स्थिति। रुद्धोष्म प्रसार और संपीड़न की स्थिति में देखते हैं वक्र AB में देखते हैं हम। आपने रुद्धोष्म प्रक्रम में PTV में संबंध देखा था, उसमें सूत्र था आपका TV
गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या था आपका के था। तो उस समीकरण से को यदि हम ए और बी कंडीशन में लगाएं तो ए पर क्या हो जाएगा आपका, ए पर ताप कितना है T1 है और आयतन कितना है आपका V1 है। V1 गामा माइनस 1 किसके बराबर होगा, B के ताप और आयतन। यहाँ पर ताप कितना है T2 है और आयतन कितना है आपका V2 गामा माइनस 1। समीकरण 5। उसी प्रकार वक्र CD में, वक्र CD में भी यही नियम लगाइए तो क्या आएगा आपका, CD में नियम लगाओगे तो क्या होगा, C पर ताप कितना है T3 और आयतन कितना है V2 और यहाँ पर ताप कितना है T4, आयतन कितना है V1। तो V1 को पहले लेते हैं सहूलियत के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका ताप कितना है T4 D पर और आयतन कितना है V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर C पर आपका ताप है T2 T3 और आपका आयतन कितना है V2 गामा माइनस 1। समीकरण 6। अब समीकरण 6 को समीकरण 5 से घटाने पर, समीकरण 6 को 5 से घटाने पर कितना आएगा, V1 दोनों में है बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा T4 माइनस T1 V1 गामा माइनस 1 और इधर कितना आएगा आपका T3 माइनस T2 V2 गामा माइनस 1। ये हो गया। अब V वाले पद को एक साइड करते हैं और बाकी पद को दूसरे साइड, तो आपका कितना मान आएगा, कितना मान आएगा यहाँ पे T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा V2 अपान V1 गामा माइनस 1। ये आएगा आपका समीकरण 7। समीकरण 7। तो ये हो गया आपका समीकरण 7। इसमें आपका T4 माइनस T1 बटा T3 माइनस T2 का मान निकला है। तो आपका ईटा के मान में इसको प्रतिस्थापित करने पर कितना था ईटा का मान, ईटा का मान कितना था आपका, ईटा इक्वल टू कितना आया था 1 माइनस T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2, इतना मान आया था आपका। तो उसके जगह हम क्या रख देंगे, इस पद को रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा वहाँ V2 अपान V1 गामा माइनस 1। इसको दूसरे तरीके से और लिखा जा सकता है, यदि V2 को V1 के नीचे लिखना चाहें तो आपका क्या आ जाएगा 1 V1 अपान V2 गामा माइनस 1। ये है आपका। यहाँ पर जो V1 और V2 है, जो इनका अनुपात है, इसको हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म संपीड़न अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है V1 और V2, रुद्धोष्म संपीड़न अनुपात। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है यहाँ पर V1 अपान V2 इक्वल टू रो, रुद्धोष्म निष्पत्ति जिसको कहा जाता है, रुद्धोष्म संपीड़न अनुपात V1 अपान V2। अब इसके जगह हम रो को प्रतिस्थापित कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, कितना आएगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान रो पूरे की पावर गामा माइनस 1। ये आ गया आपका सूत्र।
किसका? इंजन की दक्षता का सूत्र 1 माइनस 1/ρ पूरे की पावर गामा माइनस 1। ये हो गया। अब इसमें जो रो का मान होता है वो अधिकतम हो सकता है 5। रो का मान कितना हो सकता है? अधिकतम 5 हो सकता है। और गामा का मान कितना होता है? 1.4 होता है। तो यदि दोनों मान को यदि हम इस समीकरण में रख दें तो कितना आएगा आपका? कितना आएगा? ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/5 पावर 1.4 माइनस 1 ये आएगा, या 1 माइनस 1/5 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.4। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है 0.52 इतना आता है। यदि इसका परसेंट निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका क्या निकलेगा? 52%। तो ईटा का मान कितना हो गया? 52%। मतलब जो ऑटो इंजन की दक्षता है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? 52% हो सकती है। ये है आपका ऑटो इंजन की दक्षता का सूत्र और अधिकतम उसकी वैल्यू 52%। इसके ऑटो इंजन की विशेषताएं ये है कि इसकी दक्षता एक तो अधिक होती है। भाप इंजन में कितना था? अधिकतम कितना था? 20% था। तो आपका इसमें कितना है? ऑटो इंजन में 52% है। प्लस उसका क्या होता है? आकार छोटा होता है, या मतलब इसका हम इजीली उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी बाइक हो गई, है ना, बाइक हो गई, पेट्रोल की जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है ये क्या है? धुआं रहित है। क्या है ये? धुआं रहित है। तो ये क्या है? कुछ विशेषताएं हैं ऑटो इंजन की, और कुछ लॉस भी है। इसका बेनिफिट है तो क्या है? इसके साथ लॉस भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि पेट्रोल का दाम क्या हो रहा है आजकल? क्या होता है? आए दिन पेपर में पढ़ते हो, आज इतना बढ़ गया, कल उतना बढ़ गया। तो पेट्रोल का दाम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक तो वो मिलता नहीं है इजीली, क्या है? अवेलेबल नहीं है पृथ्वी पे। तो ये एक है। दूसरा स्पार्किंग होती है यहाँ पर। आपका क्या होता है? क्या होता है आपका? स्पार्क होता है, चिंगारी। तो अगर कोई कुछ भी गड़बड़ी हुई तो क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है। तो ये कुछ क्या है? इसके डिमेरिट्स हैं ना, दोष हैं इसके ऑटो इंजन के। अगला है आपका रेफ्रिजरेटर। सभी के घरों में यूज होता है आजकल, तो कॉमन हो गया रेफ्रिजरेटर। उसका देखते हैं क्रियाविधि। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर जो घर में यूज हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिज। क्या बोलते हैं? फ्रिज, है ना। उसमें क्या होता है? क्या काम करता है? फ्रिज का काम क्या है? कोई भी वस्तु रखें हम, जैसे फ्रूट रख लिए, सब्जियां रखते हैं, तो क्या होता है? वो उसको ठंडा कर दिया, पानी रख दिए, पानी रखते हैं। आज अभी गर्मी का दिन है तो क्या है? फ्रिज में पानी का बॉटल रखा होता है। तो क्या होता है? फ्रिज का काम क्या है? वो उसको ठंडा करता है, ठंडा करने का काम करता है। मतलब क्या हो रहा है? ये जो आपकी वस्तु है उससे क्या ले रहा है? उसकी ऊष्मा को ले रहा है, तभी वो क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। तो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का मतलब क्या हुआ? ऐसी युक्ति जो कम ताप की वस्तु से ऊष्मा लेकर अधिक ताप की वस्तु को स्थानांतरित करे, वो आपका क्या कहलाएगा? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज कहलाएगा। तो ये है आपका फ्रिज। ये क्या करता है? कम ताप की वस्तु से क्या करता है? जैसे सब्जी है, फल है या आपका पानी है, उससे उसकी ऊष्मा ले लेता है और क्या करता है? उसको, जैसे वातावरण है तो क्या करेगा? वातावरण को दे देगा। तो इस प्रकार आपका जो सामान है वो क्या हो जाता है?
ठंडा हो जाता है। तो इसके मेन 3 भाग होते हैं। एक तो कम ताप की वस्तु जिसको आपको क्या करना है, ठंडा करना है। दूसरा आपका अधिक ताप मतलब अनंत ऊष्मीधारिता की वस्तु, मान लीजिए कि आपका क्या है, वातावरण हो गया। तीसरा आपका कार्यकारी पदार्थ जो क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा, मतलब उससे ऊष्मा लेने का काम करेगा। तो उसमें एक गैस होती है, फ्रिज में यूज होती है, जैसे अमोनिया फ्रियॉन गैस कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो ये 3 मेन पार्ट है। तो कभी भी आपने जैसे उष्मागतिकी में देखा, तो उष्मागतिकी में आपने ये देखा कि क्या होता है, कभी भी अधिक ताप की वस्तु है या अधिक ताप है, जैसे स्रोत है, उससे उष्मा लेता है कार्यकारी पदार्थ और क्या करता है, सिंक को कार्य करने के बाद उष्मा दे देता है। मतलब अधिक ताप से उष्मा लेता है और कम ताप को स्थानांतरित करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कम ताप की वस्तु से क्या लेना है, ऊष्मा लेना है, और अधिक ताप की वस्तु को देना है। तो यह अपने आप हो सकता है क्या, कभी भी ताप का या ऊष्मा का स्थानांतरण कम ताप से अधिक ताप से तक होता है? ठंडी से गर्म की ओर होता है क्या? नहीं होता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस पर कार्य किया, उसके द्वारा कार्य नहीं होता, गैस के द्वारा उस पर कार्य किया जाता है, तभी ये होगा। और यह कार्य किसके द्वारा होता है, उसमें मोटर जो यूज होता है, मोटर लगा होता है, वो ये काम करता है। मतलब अपने आप ये स्थानांतरण नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई कार्य ना हो। तो ये है आपका ओके। तो ये आपका क्या है, मोटर का काम कि वो क्या करेगा, इस कार्य को संपादित करेगा। तो इसका देखते हैं, मान लीजिए आपके पास T1 ताप की एक वस्तु है और क्या है, T2 ताप की एक वस्तु है। यहाँ पर आपका वर्क हो रहा है W, जो कार्यकारी पदार्थ है वो क्या करेगा, जो T2 ताप की वस्तु है, मतलब आपकी ठंडी वस्तु जैसे कि पानी, जिसको ठंडा करना है, उससे मान लीजिए क्या करेगा, Q2 ऊष्मा ले लेगा। उल्टा प्रोसेस हो रहा है, Q2 ऊष्मा ले लेगा और किसको ट्रांसफर करेगा, वो आपको T1 ताप वाली जो अधिक ताप है उस वस्तु को Q1 ऊष्मा ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार ये क्या है आपका, इसमें क्या होगा आपका, ये भी एक प्रकार का चक्रीय प्रक्रम है। चक्रीय प्रक्रम है तो चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। मतलब आपका कार्य किस रूप में होगा, किस रूप में हो रहा है, Q2 माइनस Q1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस W। क्या होगा, Q2 माइनस Q1 इक्वल टू माइनस W। यहाँ पर माइनस चिन्ह किसका प्रतीक है, कार्य ऋणात्मक और धनात्मक होता है। धनात्मक कार्य कब होता है, जब गैस द्वारा कार्य किया जाता है, और ऋणात्मक कब होता है, जब गैस पर कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका गैस पर कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लिया गया है, ऋण चिन्ह लिया गया है। अतः यदि Q1 को एक साइड रखें, बाकी को दूसरी साइड, तो क्या आ जाएगा आपका Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W। ये सूत्र क्या को बताता है, आपका क्या है, आपका Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W आया। Q1 क्या है आपका, अधिक ताप को दी गई ऊष्मा। Q2 क्या है आपका, निम्न ताप, जैसे आपने फ्रिज में पानी रखा है तो उसका ताप जो ली गई है उससे ऊष्मा Q2, और ये जो जितना कार्य हुआ है उस पर कार्य जितना किया गया है। तो वातावरण को दी गई जो ऊष्मा है, मान लीजिए वातावरण को दी जाती है ऊष्मा, तो उस स्थिति में वो किसके बराबर होता है, किया गया कार्य प्लस उससे ली गई ऊष्मा, इन दोनों के योगफल के बराबर होता है।
तो इसलिए ये बोला जाता है कि जैसे यदि फ्रिज को आप क्या करते हो, खुला छोड़ देते हो, रूम में क्या कर दिया आपने, खुला छोड़ दिया, तो रूम ठंडा होगा कि गर्म होगा, क्या होगा, गर्म होगा। क्यों? क्योंकि अब वातावरण का काम कौन कर रहा है, वो रूम कर रहा है, मतलब किसको दी जाएगी अब ऊष्मा, रूम को दी जाएगी, उस कमरे को दिया जाएगा। और वो कमरे का ताप कितना होगा, वो जितना उसने क्या किया, उस वस्तु से लिया ऊष्मा प्लस जितना उस पर कार्य हुआ, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, जिसके कारण आपका जो रूम है वो क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। तो ये आपकी है जो फ्रिज है, उसकी क्रियाविधि किस प्रकार है। क्या करता है, आपका ठंडी वस्तु से ऊष्मा लिया और किसको दे देता है, उसको अधिक ताप की वस्तु को दे देता है। तो इस प्रकार इसमें कार्य होता है और आपका जो वस्तु है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आगे है आपका रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक। रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक, कार्य गुणांक इसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा बराबर होता है आपका अवशोषित ऊष्मा, ठंडी वस्तु से ली गई ऊष्मा बटा किया गया कार्य, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर गुणांक कहते हैं, किया गया कार्य। तो ठंडी वस्तु से ली गई ऊष्मा कितनी है आपकी, कितनी है, Q2 है, Q2 है ना, Q2 ऊष्मा हम लेते हैं और किया गया कार्य कितना है, Q1 माइनस Q2 है। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, Q2 अपान Q1 माइनस Q2, ये हो गया। अब आपके ऊष्मागतिकी के नियम से, ऊष्मागतिकी के नियम से क्या होता है आपका, ऊष्मागतिकी के नियम से Q1 अपान Q2 बराबर होता है T1 अपान T2। आपका जो ऊष्माओं का अनुपात है क्या है, ताप के अनुपात के बराबर होता है। दोनों तरफ यदि एक घटा दें तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में एक घटाने पर कितना आएगा, Q1 अपान Q2 माइनस 1, इधर भी घट जाएगा इस साइड, T1 अपान T2 माइनस 1। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, Q1 माइनस Q2 अपान Q2 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपान T2। आपका इतना आया, Q1 माइनस Q2 अपान Q2 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपान T2। तो आपका जो रेफ्रिजरेटर गुणांक था उसका सूत्र क्या था, बीटा इक्वल टू कितना आया था, कितना आया था, बीटा इक्वल टू आपका कितना आया था, Q2 अपान Q1 माइनस Q2 था, ये था Q2 अपान Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 अपान Q2 क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो
तो आपका क्या आ जाएगा T2 अपान T1 माइनस T2 ताप के रूप में। तो सूत्र कितना आ गया आपका T2 अपान T1 माइनस T2। ये आपका क्या आ गया रेफ्रिजरेटर गुणांक का सूत्र। बीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका T2 अपान T1 माइनस T2। इस प्रकार यदि आपका T2 का मान यदि शून्य हो जाए, T2 का मान क्या हो जाए, मान लीजिए ठंडी वस्तु का मान क्या हो गया शून्य हो गया, तो क्या हो जाएगा T2 का मान यदि शून्य हो जाता है तो बीटा का मान भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। मतलब रेफ्रिजरेटर कार्य गुणांक क्या हो गया शून्य हो गया। मतलब जैसे जैसे आपका वस्तु ठंडा होने लगता है, मतलब शून्य की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे उसका कार्य करना क्या हो जाता है डिफिकल्ट होते जाता है। तो उसको क्या होने लगता है प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये है आपका यदि t इक्वल टू 0 होगा तो बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे है आपका ऊष्मागतिकी में उत्क्रमणी इंजन के कार्य गुणांक और दक्षता में संबंध। आपको किस में संबंध निकालना है, कार्य गुणांक और दक्षता के बीच संबंध निकालना है। तो कैसे निकालोगे, दक्षता और कार्य गुणांक के बीच संबंध। दक्षता तथा कार्य गुणांक में संबंध। बीटा इक्वल टू आपका कितना था, मेन सूत्र ऊष्मा के रूप में क्या आया था, बीटा इक्वल टू Q2 अपान Q1 माइनस Q2। ये था दोनों पक्षों, ये दोनों हर अंश और हर में Q1 का भाग देने पर, अंश व हर में Q1 देने पर कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू इधर Q2 अपान Q1 बटा यहाँ Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा माइनस Q2 अपान Q1 ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए ईटा इक्वल टू क्या होता है, चूंकि ईटा इक्वल टू आपका क्या आता है 1 माइनस Q2 अपान Q1 होता है सूत्र, दक्षता का सूत्र। तो इसमें आपका यदि Q2 अपान Q1 का मान निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना आएगा ईटा, ये आएगा। इन दोनों मानों को इस समीकरण में रख दें तो आपका कितना आ जाएगा बीटा इक्वल टू Q2 अपान Q2 की जगह Q1 की जगह 1 माइनस ईटा और 1 माइनस Q2 अपान Q1 की जगह क्या आ जाएगा ईटा। तो ये किसके बीच संबंध बताता है आपका, बीटा क्या है आपका रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक और ईटा क्या है आपका दक्षता। तो दक्षता और कार्य गुणांक के बीच संबंध बताता है बीटा इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपान ईटा। ये है इसका दक्षता और कार्य गुणांक के मध्य संबंध। अगला है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अभी हमने पहला नियम देखा जिसमें क्या बताया गया, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था क्या बताता था आपका, ऊष्मा किस रूप में कन्वर्ट होती है, कार्य और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दो रूपों में आंतरिक ऊर्जा और कार्य के रूप में परिलक्षित होती है आपकी ऊष्मा। यह बताया गया था किसमें, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में। अब जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम है वो क्या बताता है, ऊष्मागतिकी का
का द्वितीय नियम, यह क्या को बताता है? पहला नियम तो बताया कि ऊष्मा जो है कार्य में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये नहीं पता चलता कि दिशा क्या होगी। दिशा के बारे में जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था उसने क्लियर नहीं किया, इसलिए किसकी जरूरत पड़ी? दूसरे नियम की जरूरत पड़ी, जिसके क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इसी प्रकार और क्या था उस प्रथम नियम में? जैसे ये बोला गया कि ऊष्मा दी जाती है, ये ऊष्मा किस में कन्वर्ट होती है? आपकी कार्य के रूप में कन्वर्ट हो रही है, तो उसकी जो दक्षता है हमेशा ये क्या बोला गया? 1 से कम होती है, हमेशा 100% नहीं रहती। तो उसके नहीं रहने का कारण भी इसने डिफाइन नहीं किया। जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे आप मथते हो, मथनी से क्या है? आप पानी को मथ रहे हो, तो पानी का टेम्परेचर क्या है? बढ़ जाता है, ताप बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यांत्रिक कार्य हो रहा है, तो ताप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यदि हम इसको गर्म पानी रखा हुआ है, उसमें यदि मथनी को रख दें तो क्या यांत्रिक कार्य होगा? क्या अपने आप कार्य होगा? नहीं होगा। तो इसके बारे में भी कोई जानकारी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से नहीं मिलती। तो इन सभी के को क्लियर करने के लिए क्या आया? आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आया। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है वो एक ऋणात्मक कथन भी कहा जाता है इसको। क्या है आपका? एक ऋणात्मक कथन कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो कुल जो अवशोषित ऊष्मा है उसको पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट कर दे? वो कार्य में परिवर्तित कर दे। एक प्रकार का आपका क्या है? ऋणात्मक कथन है कि ऐसा इंजन बनाना क्या है? असंभव है जो क्या करे? ली गई जो ऊष्मा है उसको पूरी तरह किस में परिवर्तित कर दे? कार्य में परिवर्तित कर दे। तो इसके कथन को और डील करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, जिसमें से आपका है 3 मत हैं। क्लासियस का कथन है आपका, केल्विन का कथन है और केल्विन प्लैंक का कथन है। 3 कथन है आपका। कौन कौन से? क्लासियस का कथन, दूसरा आपका क्या है? केल्विन का कथन, और तीसरा है आपका केल्विन प्लैंक का कथन। 3 कथन है आपका, क्लासियस का कथन, केल्विन का कथन और केल्विन प्लैंक का कथन। ये 3 कथन है, जिसमें से क्लासियस का जो पहला कथन है वो क्या कहता है? कोई भी ऐसा स्वचालित मशीन नहीं है जो क्या करे? कम ताप की वस्तु से ऊष्मा लेके क्या करे? अधिक ताप की वस्तु को अपने आप दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर कार्य होगा तभी ऐसा स्थानांतरण होगा। अपने आप कम ताप की वस्तु से ताप का स्थानांतरण अधिक ताप में नहीं होगा। ये किसका कथन था? आपका क्लासियस का कथन था। जैसे कि आप विद्युत में देखते हैं, विभव हमेशा किधर होता है? अधिक विभव से कम विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है, कभी भी कम से अधिक में नहीं होती। उसी प्रकार दूसरा था आपका केल्विन का कथन था, किसी वस्तु का वातावरण की न्यूनतम ताप की वस्तु के ताप से अधिक शीतलन करके कार्य की निरंतर प्राप्ति असंभव है। अर्थात मतलब क्या है? जैसे कार्नोट चक्र में देखिए, आपका स्रोत का ताप है और सिंक का ताप, दोनों में अंतर होगा तभी कार्य होगा। यदि दोनों में अंतर नहीं है, मतलब दोनों का ताप क्या हो गया? समान होगा, तो उस स्थिति में कार्य असंभव है। तीसरा था केल्विन प्लैंक का कथन। केल्विन प्लैंक का कथन क्या था? कि किसी भी स्रोत से अवशोषित जो ऊष्मा है वो पूर्णतः कार्य में कन्वर्ट नहीं होती, पूरी की पूरी कार्य में परिवर्तित नहीं होती। वो किसका कथन था? आपका केल्विन प्लैंक का कथन था। मतलब आपका दक्षता हमेशा क्या होगी? क्योंकि पूरी तरह ऊष्मा क्या हो रहा है? कुछ कार्य में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ क्या है? वातावरण में चला जा रहा है, तो पूरी तरह कार्य में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ऊष्मा। तो इस प्रकार दक्षता हमेशा क्या होती है? 1 से कम होती है।
तो ये ऊष्मागतिकी के नियम के आधार हैं 3, किसके किसके कथन, क्लासियस का कथन, केल्विन का कथन और केल्विन प्लैंक का कथन। तो ये है आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर का जो कार्य गुणांक निकालने के लिए एक आपका उदाहरण है। जैसे कि आपको दिया हुआ है 0 सेंटीग्रेड व 100 सेंटीग्रेड के मध्य कार्य करने वाले प्रशीतित्र, जिसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं, का कार्य गुणांक कितना होगा। आपको क्या करना है, बीटा का मान निकालना है। तो बीटा का मान कितना निकल जाएगा आपका, कितना है, आपको निकालना क्या है, उदाहरण दिया हुआ है आपको 2 मान दिए गए हैं, 0 सेंटीग्रेड और 100 सेंटीग्रेड। ये 2 मान है आपके। जो अधिक ताप है वो कौन सा होगा, T1 होगा। कम ताप आपका क्या होगा, T2 होगा। आपको किसका मान निकालना है, बीटा का मान निकालना है। तो बीटा इक्वल टू कितना होता है, T2 अपान T1 माइनस T2। ये सूत्र है आपका। ये किस में लिया गया है, केल्विन में, और ये किस में दिया हुआ है, अन सेंटीग्रेड में। तो अन सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में चेंज करोगे तो 273 से क्या करोगे, जोड़ना पड़ेगा। तो 0 T2 कितना है, 0 अन सेंटीग्रेड, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 273 बटे T1 आपका कितना है 100 है, तो 100 प्लस 273 कितना होगा 373 ऋण आपका T2 जो 0 प्लस 273 कितना हो जाएगा 273। तो आपका कितना आ गया 273 बटे इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 100, भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 2.73। तो बीटा का मान कितना आ गया आपका, बीटा इक्वल टू 2.73। तो ये हो गया आपका कार्य गुणांक की गणना। तो आज आपका ये थर्मोडायनेमिक के चैप्टर खत्म होता है। ऊष्मागतिकी के नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, और आपका क्या रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत, और आपका क्या है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो ये आपका ऊष्मागतिकी का चैप्टर क्लोज। धन्यवाद।